बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्पा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल एक गैर मामूली दिन था जिसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इदारे की तरफ से जवाबात दिए, जो इल्ज़ामात थे उनको भी, जो सवालात थे उनको भी रिस्पॉन्ड किया। और जो भी सवालात थे उसमें जो बात निकली है वो ये है कि अब बातचीत नहीं होगी, मशरूत होगी, सिद्के दिल से माफ़ी मांगेंगे तो सियासी जमातें बातचीत करेंगी, इदारा बातचीत इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं करेगा। अब उसका एक रद्दअमल भी आया है। असद कैसर साहब कहते हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगे, हमने कभी बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो हम किसी और से माफ़ी क्यों मांगे। तो एक महाजर आई है, ऐसे लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ और इदारा या पाकिस्तान फ़ौज जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस तरह की सूरत हाल सामने आ चुकी है। ये महाजराई कितनी बढ़ेगी, क्या सियासी जमातें बातचीत करेंगी या नहीं करेंगी, और बातचीत होगी तो किन बुनियादों पे होगी, कहाँ होगी, की भी जाएगी कि नहीं, किन शराइत पर होगी, सिद्के दिल से माफ़ी तहरीक इंसाफ मांगेगी या नहीं मांगेगी, मुस्तकबिल क्या होगा। कल एक खुसूसी इजलास इस हवाले से काबीना का होगा और उसके अंदर भी इस मामले के ऊपर बातचीत होगी। प्रोसिक्यूशन में कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, 9 मई के मामलात अदालत में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, और फिर आपने देखा कि अमेरिका के सफ़ीर के साथ भी जो मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उसमें भी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का तज़किरा किया है। क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, इस हुकूमत के मुस्तकबिल पे भी बात करेंगे, गंदुम बहरान पे भी बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब की सज़ा के हवाले से भी बात करेंगे, और 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफ़ा, इनफैक्ट वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ख़ालिद साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो कल के दिन को आप कैसे देखते हैं। आप वज़ीर दिफ़ा हैं और इदारा आपसे ताल्लुक़ रखता है, ज़ाहिर है पाक फ़ौज है, और तर्जुमान जो हैं उन्होंने जिस तरह बात की है, रिस्पॉन्ड किया है, आपको लगता है कि उनकी तरफ से अब मुज़ाकरात, डील, तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत, सब दरवाजे बंद हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपको ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए। 2023 9 मई से लेके कल जो 9 मई आने वाली है, इसमें एक ओनरशिप जो है कभी PTI ले लेती है 9 मई की और कभी डिसोन कर देती है। अब वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ये कोई किसी और ने किया, हम तो ने किए नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मुझे लफ्ज़ नहीं याद आ रहा था, आपने फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था। अब मुझे बताएं कि फॉल्स फ्लैग के किरदार जो हैं, क्या वो यास्मीन राशिद थी, या वो एक क्या जावेद एक खातून है जो ललकारे, सनम जावेद साहिबा थी, या अफरीदी साहब थे, गिनते जाएं, या हसन न्याजी साहब थे। ये सारे फॉल्स फ्लैग का हिस्सा थे। ये जो जालसाजी बकौल उनके 9 मई को हुई है, ये किरदार, ये सारे जो टीवी की स्क्रीनों पे नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग जो है, दे वर वर्किंग फॉर दोज पीपल जो जिन्होंने फॉल्स फ्लैग जो है ये क्रिएट किया हुआ था। या ये सारा जो बकौल उनके जो ड्रामा बर्पा हुआ पिछली 9 मई को 2023 में, उनके ये सारे किरदार कहाँ से आए? ये अगर PTI के ये लोग नहीं हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, और बेशुमार और नाम है, बेशुमार और नाम है, अगर वो नहीं है, या जो वो क्या कहते हैं कि या इमरान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये कौन नारे लगा रहा है? या जो है वो क्या नाम है, वो जो वज़ीर कम्युनिटी जो कहते थे $100 बिलियन इसके मुंह पे मारो, 100 बिलियन, मुराद सईद साहब, ये सारे किरदार जो हैं, अगर ये उस 9 मई को ये सारे किरदार आपको नज़र आते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, तो या तो ये सारी फिल्में उस दिन चल रही रिग्ड थी। अलीमा खान साहिबा भी हमें कोर कमांडर्स जो हाउस था उसके सामने हमें नजर आई, बाकी मैंने भी कहते कि हम सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, हमने गिराव जलाओ नहीं किया, हम वहाँ सिर्फ एहतजाज करने के लिए नहीं, गिराव जलाओ बयानिया ये है। नहीं, गिराव जलाओ, देखें, गिराव जलाओ जो है करने वाले जो लोग थे, जो आग लगा रहे थे, या जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी 5 आर्मड कोर की, आर्मड कोर कह रहा हूँ, कोर कमांडर की जो है यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो जालसाजी थी। किसने पहनी हुई थी जो यूनिफॉर्म जो है,
जिसने यूनिफॉर्म पहन के खड़े होके ट्रक के ऊपर जो है वो हसन न्याजी साहब ने वो उनकी तो पैंट का वो मसला था, पतलून उन्होंने वो कौन थे लोग जो है जो वहाँ पे नारे लगाते, मैंने जिनके नाम लिए हैं कि वहाँ पहुँचो और फिर वहाँ उनके सामने जो है डंडों के साथ जो है जो शोहदा के जो मुजस्मे थे उनको रौंदा गया, उनको तोड़ा गया। फिर जो लोग अंदर दाखिल हुए वो कौन लोग थे, वो लोग सारे रिकग्नाइज हो गए हुए। इमरान खान ने उसके बाद जो है इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है ये एक नेचुरल आउटकम था जिसकी वजह से ये हमारे लोगों ने ये सारा कुछ किया। और दोबारा भी अगर गिरफ्तार किया गया तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट इतराफ़ जुर्म किया हुआ है। आज उस इतराफ़ जुर्म को कह रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या वो स्टेज कोई ड्रामा था, तो ये किरदार किधर है वो फिर जो है वो सही है। लेकिन खैर साहब अब इस पूरे मामले को अगर देखें तो इस 9 मई के बाद जो इंटरव्यू शहबाज साहब ने हमें प्राइम मिनिस्टर बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि ये एक कू था जो कि नाकाम हुआ, ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। क्यों इदारा भी और आप भी ये बताने में नाकाम हुए हैं कि असल हक़ाइक़ क्या थे, मंसूबा क्या था, ये कहाँ से ये साजिश थी, क्या ये साजिश थी, क्या नाकामी नहीं है ये? नहीं, मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात जो है एक अदारे की जो एक सेंक्टिटी होती है, उसका एक तक़द्दुस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाज़ इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक फोरम्स के ऊपर उनको ज़ेर बहस नहीं लाया जाता, क्योंकि हम एक ऐसी जोग्राफिए में रह रहे हैं कि हमारे सरहदें हमारी दुश्मनों के साथ मिलती हैं और वो ख़तरा जो है ये अंदर से तो ये ख़तरा है PTI, लेकिन जो सरहद पार जो ख़तरा है वो हर वक्त पिछले 75 साल से हमारे सर पे मंडला रहा है और हम उसके लिए अल्लाह के फजल से तैयार भी हैं, हर वक्त तैयार हैं। लेकिन इन तमाम सारे उसमें जो है जो आप कह रही हैं, अगर वो पब्लिकली उस चीज़ को जो है एडमिट किया जाए या पब्लिकली उसकी डिटेल्स बताई जाएँ तो मेरा ख्याल है कि उसके भी अपनी रिपरकशंस हैं, उसके भी अपने एक नताइज हैं जिनको परहैप्स जो है हम नहीं उन नताइज को फिर हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बातें जो आप कह रही हैं मैं उन बातों को इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इनको जो वहाँ तक पहुँचाया गया, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मसलन चेरपाव ब्रिज के पास सिक्योरिटी थी या फोर्ट्रेस स्टेडियम के साथ जो उठाई गई वो कहाँ चले गए वो लोग जो है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग मौजूद थे अदारे के अंदर जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो है एक सिलसिला भी हुआ जो अंदरून उनके जो तरीक़ाकार जो भी है जिसका कल उन्होंने कहा भी कि हमने अपने अंदर तो लोगों को किया है। लेकिन अब ये है कि जो लोग आपको बिल्कुल उन्होंने तो अपने अदारे के अंदर जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करनी थी कर दी जो है, लेकिन आज 1 साल गुजरा है उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हो सकी। जिन लोगों को इन्होंने ये लीड किया, जिन लोगों ने ये प्लान किया, जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, उनको कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हो सकी। और दूसरा ये बात है कि पिछले 1 साल के अंदर इतने मुतज़ाद बयानात आए हैं इस वाक़े के मुताल्लिक़ PTI की तरफ से, इतने मुतज़ाद बयान आए हैं, कभी ओन करते हैं, कभी डिसोन करते हैं, कभी कहते हैं ये नहीं हुआ, कभी कहते हैं ये नहीं हुआ। लीडरान जो थे तीनों चारों जो खड़े थे उन सब के चेहरे आप शनाख्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो शहरयार आफरीदी साहब का था, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में है, वो पार्लियामेंट में है, इलेक्शन भी लड़ा है उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। किस अरेंजमेंट के तहत वो पार्लियामेंट पहुंचे, क्या उनका, देखें इनमें से बहुत से लोग जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, यू नो, वो दोनों किश्तियों के सवार हैं। वो अपनी पार्टी को भी जो है किसी तरह उनके साथ अपने मेंटेन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप, और साथ जो है वो एक रेड लाइन जो है कि ख़तरे की नहीं अबूर करना चाहते ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना शुरू हो जाए, मुकदमा जो है एक्टिवेट ना हो जाए या वो कहीं जो है वो पकड़े ना जाएं, गिरफ्तारी ना हो जाए। वो तो एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जो गेम बजाते खुद खतरनाक है। यानी उनके ताल्लुकात पिंडी से भी अच्छे हैं और उनके हरियाणा से भी अच्छे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि वो उन्होंने किसी ना किसी तरह अपने आप को महफूज किया हुआ है, किसी ना किसी तरह का किसी अरेंजमेंट के तहत महफूज किया हुआ उन लोगों ने। मैं उनका नाम भी जानता हूँ और उनके चेहरे भी जानता हूँ, सब पहचानता भी हूँ। लेकिन सियासत में ये होता है, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे कहा गया जी, मुझे बावर्दी लोगों ने कहा उस वक्त
कि तुम तकरीरें यार कर देते हो तो हमारे पे प्रेशर होता है, फिर तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया। मुझे खान साहब के दौर में, खान साहब के दौर में क्या लगता है कि जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उसने आमने सामने नहीं कर दिया खुद को उनके सामने, और क्या ये अब एक लकीर खिंच गई है? तलखी जो मैं आमने सामने नहीं कहूँगा, एक्चुअली एक इम्प्रेशन पीटीआई क्रिएट कर रही थी कि हमारी कोई बातचीत हो रही है या हमारे राब्ते हो गए हुए हैं और हम वापस आ रहे हैं। वो आपने बयान सुना होगा, चंद दिनों में खुशखबरी आने वाली जी, डील हो गई है, ये मुज़ाकरात हो गए, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे। उस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने की ज़रूरत थी, उस इम्प्रेशन को का जो असरात ज़ाहिर हो रहे थे उनको ज़ायल करने की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि कल वो ज़ायल हुए हैं। एक बड़ी कैटेगोरिक किस्म की जो स्टेटमेंट आई है SPR की तरफ से कि कोई राब्ते नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और 9 मई को जब तक उस 9 मई के दिन का जो भी कुफारा नहीं अदा किया जाएगा कि आप उसके मादरत करें या एक्नॉलेज करें, तो उसके बाद जो है कुछ चीज़ें हो सकती, बिल्कुल माहौल अच्छा किया जा सकता है। वो तो नहीं करेंगे, सिद्ध के दिल से ना करें, लेकिन मेरा मतलब है कि उनके बहुत से लोग जो हैं, मुझे कल किसी ने कहा कि जी वो तो ज़बरदस्ती लोगों से इंटरव्यू करवाए गए। चले, वो ज़बरदस्ती करवाए गए, मान लिया, उसके बाद 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजरे हैं, अपने इंटरव्यूज़ को डिसोन करें कि हमने फलां के साथ इंटरव्यू किया, वो ज़बरदस्ती किया, हमारे से करवाया जाएगा। अपनी पार्टी के साथ जो है वफादारी का सबूत दें, अपने लीडर के साथ वफादारी का सबूत दें कि उस वक्त इसलिए हुआ कि हम प्रेशर में थे, हमें कैद रखा गया, हमारे साथ कोई ज्यादती की गई, उसकी वजह से हमने इंटरव्यू दिया। किसी ने डिसोन भी नहीं किया, नहीं, इंक्लूडिंग उस्मान डार साहब। आई मीन प्रोग्राम उन्होंने किया था, मगर उसके बाद वो फिर पार्टी में दोबारा वापस भी आ गए। नहीं, डिसोन तो नहीं किया उन्होंने। कामरान शाहिद के साथ जो गुफ्तगू की उसको डिसोन तो नहीं किया, या अली ज़ैदी साहब ने जो गुफ्तगू की उसको डिसोन तो नहीं किया, लेकिन एक प्रेशर तो बताया गया और एक प्रोपेगेंडा तो है। लेकिन आज या 4 या 5 या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 10 महीने के बाद वो डिसोन तो कर सकते हैं ना कि भाई उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो मैंने इसलिए किया कि मैं दबाव में था, या मुझे कहा गया था। कहें जरूर कहें, अगर वो अपने क्रीडेंशियल्स जो हैं एज पॉलिटिकल वर्कर, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो है ये लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हो, कहें। आज भी बहुत से लोग जो है सरफेस हुए हैं बड़े महीनों के बाद, बोल नहीं रहे, वो घर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहे। वो सारे जो है ना वो जो रडार के नीचे रह रहे हैं कि ताकि रडार पे ना आए, ताकि वक्त आने पे वो बाहर निकले ना, वक्त आने पे बाहर निकले। लेकिन ये तो फिर इसका मतलब है कि कोई सिंसेरिटी नहीं है ना उनके कैरेक्टर में सिंसेरिटी है, खलूस है या वफादारी नहीं है। दूसरा ये है कि एज ए पार्टी ऑल्सो, मुझे बात सारी दुनिया में पार्टीज जो है ना वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है ना वो सियासत करती हैं। ये अपनी 4 साल की को कारकर्दगी बताएं, 10 साल की KP की को कारकर्दगी बताएं, एक बात बता दें। तो खैर साहब, अब हम ये समझे कि अब वहाँ से तो बातचीत का दरवाज़ा बंद है और अब वो सियासी जमातें बात करेंगी। सियासी जमातों से खान साहब बात नहीं करना चाहते, तो फिर इसका क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुने, खान साहब का डेली टेलीग्राफ में ये जिसमें इंटरव्यू आया कि जी मुझे मेरे कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ है, और ये आर्मी चीफ ने पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बनाया हुआ है। उसके साथ ही दूसरे तीसरे दिन उनका बयान आ गया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं क्या, लेकिन हम बातचीत सिर्फ आर्मी चीफ से या DGI/SI से बात करेंगे। ये मैं सही कह रहा हूँ ना जी? उनका कि हम सियासी जमातों से नहीं करेंगे, ये 3 जो जमातें हैं बाकियों से करेंगे, ये एस्टैब्लिशमेंट से, क़यादत जो है फौज की क़यादत से बात करेंगे। अब कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है, या इन बातों में जो तजाद है कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे कत्ल का मंसूबा फलां शख्स ने बनाया हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर बातचीत होगी उस शख्स से होगी। देखें, मैंने कल भी रेफरेंस दिया, उनकी जो हमशीरा मोहतरमा हैं उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो हमें पता लगा कि पहले भी ज्यादती होती रही है, और उन्होंने माफ़ी मांगी उसके ऊपर। और साथ उन्होंने कहा कि तमाम कुव्वतों को मिलके जो है कोई इंसाफ का जो सिस्टम है ठीक करना चाहिए। बिल्कुल 100% उनकी बात एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन सियासी कुव्वतों में बातचीत करें तो ये। मगर खाई साहब, अब जैसे कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन आप बनाना है तो 14 से बनाएं, आप धरने का बनाएं, आप PTV पे हमले का बनाएं, आप पार्लियामेंट पे हमले का बनाएं। इसका मतलब है कि फ़ौज ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर ये सारे
कमीशन बनते हैं और ये सब चीज़ें निकलती हैं तो उस पर लेकिन किरदार तो उसमें देखें ना, सियासी किरदारों को तो आप कह सकते हैं, मगर उसके अंदर कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल थे, क्या उनका भी एहतसाब होगा? फिर उनके नाम के लिए भी तैयार होंगे? आप 13 या 14 से मामला खोलते हैं, जो पहला धरना जब हुआ है उसके बाद में, जिसमें अंपायर की उंगली की बार बार बात होती थी, वो पहले तो इमरान खान से पूछा जाए वो अंपायर कौन है और कौन सी उंगली है उसकी, बताएं तो सही, आप उसकी कोई शनाख्त बताएं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए ना बुला के किसी कमीशन में, तो वहाँ से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ। आप उसके पीछे जाना चाहते हैं ना, फिर मुशर्रफ का coup आ जाएगा, उससे पीछे जाना चाहते हैं और लगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2013 2013 से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो किरदार इसमें आए हैं उनका पता कर लेते हैं। देखें चेंजेस जो हैं 2013 से लेके अटेम्प्टेड चेंजेस या जो चेंजेस आई, जो वारदातें हुई, वो वारदातें जो है पीटीआई के भी ले लें, जो हमारी हम जो जिनका पंजाबी में कहते हैं उलामा देते हैं, हमसे भी ले लें, उनसे भी ले लें और कमीशन उस पर बना लें। उसके बिल्कुल सही बात है। 2000 अब देखें तो फिर सच्चाई कमीशन बनना चाहिए ना। फिर चले 10 साल को अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल को आप ले लेते हैं तो उसमें फिर लेकिन किरदार तो वहां से भी आएंगे आप ना, देखें उनका एहतसाब भी होगा फिर। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो आप देखें कि फैजाबाद कमीशन जिसकी आपने बात की कि आपसे कुछ नहीं पूछा गया, उसमें चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जनरल फैज को उसमें से फारिग कर दिया गया, बरी करने के लिए कमीशन जो है उसने पूरा किरदार अदा किया है, जो भी हाल ही की बात है। नहीं, ये चीफ जस्टिस ने कहा जी है जी ना, जी, ये उन्होंने एक किस्म का ये भी उलामा ही दिया है ना। जी जी बिल्कुल दिया, उन्होंने कहा कि उनको बचा लिया गया, उसमें उनको शिकायत की गई जी। तो यही मैं आपके प्रोग्राम में कह के गया हूँ जी, मैं जो प्रोग्राम में कह गया। तो फिर कैसे एहतसाब होगा सर? फिर या इस कमीशन रिपोर्ट में से उनको बचा लिया गया है तो 2014 से जो धरना और बाकी चीजें उसमें जो किरदार हैं गैर सियासी। देखें मैंने कल टीवी पे कहा है, एक रियल एस्टेट टाइकून मियां नवाज शरीफ के पास आते हैं और कहते हैं आप इस्तीफा दे दें। मियां नवाज शरीफ आगे से इनकार कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने गुलाम इसहाक को भी किया और जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ को भी किया। महमूद ने भी तो यही कहा कि आप इस्तीफा दें, उनको भी इनकार किया। मियां नवाज शरीफ का एक अटल इरादा है और उसने तारीख ने साबित किया है कि वो अपने इरादों पे कायम रहता है, झुकता नहीं है, अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से। लेकिन उस बंदे ने साथ ये भी कहा कि मैं जब आपके पास आ रहा तो मेरी बेगम ने कहा था मियां नवाज शरीफ ने नहीं मनाएगा तो चलेंगे होते, तो आप वही साबित हुआ है कि आप नहीं माने। मैं नहीं मानूंगा, मुझे ठीक है हटाना है तो हटा दें, कोर्ट के जरिए जो आपने साजिश तैयार की हुई है करा दें। उनसे भी पूछा जाए किसने भेजा था। अगर इतने बड़े बड़े लोग जो हैं जो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, कोई नाकाबिले तस्खीर हैं, वो किन के कहने पे आके एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। और ये बात जो है 2014 की बात है जी, जब दरवाजे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पे पीटीआई के वर्कर्स पहुंच गए थे, टीवी पे हमला हुआ था, नेशनल असेंबली पे हमला हुआ था, एक वो जो नौजवान था एसपी, उसको लटा के इन्होंने सड़कों पे मारा जो है। जी हाँ, ये कौन लोग थे? बिल्कुल। लेकिन खाई साहब फिर अब ये इसके ऊपर आप लोगों की इस वक्त हुकूमत है, इस पे आप चाहें तो कमीशन बना सकते हैं, चाहें तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकता है, तहकीकात हो सकती हैं, उन किरदारों को तलब किया जा सकता है। अब आपके हाथ में, आप हुकूमत तो हैं बहरहाल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल तो इस बात को तस्लीम करता हूँ। कल ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DG ISPR की, उन्होंने कहा है कि कमीशन बनाएं। और जब एक ISPR जिस अदारे का तर्जुमान है वो कह रहा है कि ये कमीशन बनाएं, तो मेरा ख्याल है द गवर्नमेंट, मैं अपनी तरफ से ये बयान दे रहा हूँ, ये हुकूमती बयान नहीं है, एक सियासी वर्कर का बयान है कि गवर्नमेंट को कमीशन बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? और 9 मई का भी जो है वो जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो कर ली जाए, उन किरदारों को बुलाया जाए जो वीडियो के ऊपर जो जिन लोगों के चेहरे जो है शनाख्त हुए हैं या शनाख्त हो सकते हैं, उन लोगों को बुलाया जाए। कि अब देखें ना, ये चीज़ें वो कहते हैं कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं इमरान खान की तरफ से। अब इमरान खान मुकरने पे 5 मिनट नहीं लेता, मुकर जाता है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा, वो किसी चीज़ पे। इसके सारे सबूत तो मौजूद होंगे ना? सारे सबूत मौजूद है, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है।
تو پھر کیوں عدالتوں کے اندر کیوں معاملات نہیں دیکھے جا رہے, کیوں اسپیشل کورٹس نہیں بنی؟ چلیں ملٹری کورٹس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں اور وہ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے, لیکن یہ اسپیشل کورٹس میں تو ہو سکتا تھا سر. نہیں بالکل, اور سر میرا خیال ہے کہ ایک ایسا مرحلہ اب آ گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ہوگی ان لوگوں کی, اور جن لوگوں کے چہرے جو ہیں نظر آتے ہیں, جو للکار رہے ہیں جی ایچ کیو کے باہر کھڑے ہو کے, یا کوئی کمانڈر کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے, یا میاں والی میں یا کہیں اور جو ہے للکار رہے ہیں, ان لوگوں کو جو اگر کوئی ٹی وی پہ جس نے معافی مانگی ہوئی اس کے آپ پھر معافی مانگ لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے, تو پھر تو آفر ہے کہ بھئی معافی مانگ لو, تو اپنے جو بھی کیا کرایا اس دن 9 مئی کو اس کا جو ہے آپ یعنی ریگریٹ کریں, آپ پچھتائیں تو پھر. اور اگر عمران صاحب کے بارے میں بھی ایویڈنسز موجود ہیں, اگر اس کو بھی اگر عدالتوں میں دیکھا جائے, خود بیان دے رہے ہیں, ان کے حواری بیان دے رہے ہیں, میں اور آپ تو نہیں بیان دے رہے, وہ دے رہے ہیں. یہ جو لوگ ٹی وی پہ آئے تھے جنہوں نے گانے گائے ہیں ٹی وی کے اوپر, اب وہ کہتے ہیں جی فرمائشی پروگرام تھا, تو یہ نام تو انہوں نے اپنے لیڈر کا لیا ہوا ہے. میں نے تو آپ لینے کے دور کی بات ہے, میڈیا یا سیاستدان, میں تو پارٹیزن ہونا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبر کے تحت یہ سارا کچھ کیا تھا, تو اب کہہ دیں کہ ہم نے جبر کے تحت کیا ہے اور ہم سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. عدالتیں نہیں مانتی نا, عدالتیں نہیں, میں عدالتی بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم وہ اپنے آپ کو تو ابزالو کر سکتے ہیں نا, اپنے آپ کو بری ذمہ کیوں نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ. اور عدالتیں اگر وہ یہ معاملات جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب ہونا چاہیے, تو عدالتیں تو رہائی دے رہی ہیں, دیتی ہیں بہت ساری چیزوں, وہ کہتے ہیں ایویڈنسز موجود نہیں ہیں, پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہے, اس کا پھر کیا کریں؟ چلیں یہ ایک قانونی پہلو ہے, میں اس پہ کوئی ایسا کمنٹ نہ کر دوں جس سے کوئی کیسز کے اوپر کو اثر انداز ہو, میرا کمنٹ جو ہے کوٹ ہو جائے, اس لیے میں اوائڈ کروں گا اس پہ کمنٹ کرنا. لیکن یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایویڈنس جو ہے مضبوط نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس موجود ہے. جو آپ نے کہا ہے ایک لمبی لسٹ ہے ان کے کارناموں کی 2013 سے لے کے اب تک. اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہم بھی کٹہر میں بالکل کٹہر میں جائیں گے. اب کل 9 مئی کچھ بھی اگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے, ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پھر امن و امان کی صورتحال خراب تو نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے, بیکاز وہ کسی اصول یا کسی ضابطے کو نہیں مانتے, اور معاشرے جو ہیں یا ملک جو ہیں یا قومیں جو ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اصول اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک ہجوم ہے اور وہ ایک کلٹ کا حصہ بنا ہوا ہے. وہ ہجوم جو ہے ہر کلٹ کی ایک زندگی کی میعاد ہوتی ہے, وہ کچھ دیر تک وہ پیک کرتا ہے, اس کے بعد وہ خود جو ہے, آپ دنیا میں آل اوور دا ورلڈ پچھلے سینکڑوں سال کی تاریخ لے لیں, کئی کلٹ آئے اور کئی کلٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے, کیونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, اس کی بنیاد کارکردگی پہ نہیں ہے, اس کی بنیاد کسی اچیومنٹ پہ نہیں ہے, اس کی بنیاد کسی بیانے یا نظریے پہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے یہ لاسٹ نہیں کرتی, جی, تو جیسے دوام نہیں ہے. اس کے لیے کچھ لیجسلیشن بھی آپ کے خیال میں ہے, کچھ ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ تاریخ میں بھی جا کے دیکھیں کہ دوام اس چیز کو ہے جو جذباتیت پہ جن کی بنیاد تھی ان کو دوام نہیں ہے. دوام آج بھی کسی نظریے کو, کسی مذہب کو, کسی سیاسی بیانیے کو آج بھی اگر ہے تو ان بیانیوں کو, ان نظریوں کو, ان مذاہب کو, میں اور بھی میرے ورڈز میرے ذہن میں آ رہے ہیں, دوام وہ ہے, ہمیشگی ان کی ہے جن کی بنیاد جو ہے کسی کارکردگی. سر لاسٹ کویسچن, کیا بطور حکومت آپ خان صاحب سے کو مذاکرات کی دعوت دیں گے یا مل سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں؟ سنا ہے نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں اس کے لیے. دیکھیں میاں شہباز شریف تو آن ریکارڈ ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم دروازے نہیں بند کرتے گفتگو کے دروازے نہیں بند کرتے, لیکن اگر کوئی اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس چیز کا, اس گفتگو کا نتائج والی گفتگو جو ہے, کسی رزلٹ اورینٹڈ گفتگو اگر ہونی ہے تو اس میں 9 مئی جو ہے سر فہرست ہے. جب تک 9 مئی کا ازالہ نہیں ہوتا باقی باتیں تو آپ یو کینوٹ انسلٹ جو شہداء ہیں جنہوں نے دیکھیں آپ بات سنیں, جو سیاچین پہ کی بلندیوں پہ سب زیرو ٹیمپریچرز میں جو ایک سپاہی وہاں پہ کھڑا ہے,
گارڈ کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو کیا تعلق ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہی ہیں، یا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، میں اس کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، اور اگر مجھے جان دینی پڑی تو میں جان بھی دوں گا اس کے لیے۔ اسی طرح کوئی سیالکوٹ کے بارڈر پہ کھڑا ہے، کوئی کہیں پہ بارڈر پہ، بالکل وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی پوزیشن جو ہے، یا ان کا تقدس جو ہے، یا ان کے پیشے کی جو سینکٹیٹی ہے، آپ نے اس کو چیلنج کر دیا، ان کی قربانیوں کو چیلنج کر دیا، اس لیے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز، اس پہ کمپرومائز قطعی طور پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ٹرانزیکشن جو ہے، جو 9 مئی والی ٹرانزیکشن جو ہے، اس کو اپنی منطقی انجام پہ پہنچنا پڑے گا، اور جو لوگ اس کے پرپیٹریٹرز ہیں، جس طرح انہوں نے کل کہا ہے، یا معافی مانگ لیں، اور معافی مانگ لیں، اور ایک جو ہے وہ اس کی کہ یہ ریپینٹ کریں کہ معافی کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے اور ہم اس پہ ریپینٹ کرتے ہیں، ورنہ مزید سختی بڑھے گی۔ سختی کیا بڑھے گی؟ پھر پروسیکیوشن ہوگی، پھر جو ہے جس طرح ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ آپ امریکہ کا مثال لیں جی، وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف موومنٹ کو، فرانس کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، ساری دنیا میں جو ہے اس جینوسائیڈ، اس قتل عام کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس چیز کا، اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ کرش کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ وہاں پہ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ مسلمان ہے، کولمبیا کی بھی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ مسلمان ہے، اس نے بند کر دی، اس نے پولیس بلائے گا، ان کو گرفتار کرو سب کو۔ تو ریڈ لائن ہے نا ہر ملک میں، بالکل ہے، مگر اس میں بہت سارے جو بے گناہ ہے اس کو تو ان کو تو رہائی مل سکتی ہے نا خیر صاحب، بالکل جو بے گناہ ہے بالکل ملنی چاہیے، ان کے لیے تو ہونی چاہیے، گناہگار کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، قانون اور قاعدے کے مطابق اس کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک تیسرا ملک ہے، اس کے دفاع کے لیے امریکہ میں، یورپ میں، اور رونا پٹنا پہ آیا ہے انہوں نے کہ یہاں جلوس کیوں نکل رہے ہیں۔ وہ کل جو ہے 2 ممبرز ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے، انہوں نے وہ جو رومال ہے فلسطینیوں کا، چیک رومال جو وہ پہنا ہوا تھا، انہوں نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا ہے۔ ایسے ہی ریڈ لائنز ہیں نا، ہر جگہ ریڈ لائنز ہیں، تو ہم اپنی فوج کے لیے ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ یہ شہداء جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے؟ خان صاحب بھی ریڈ لائن تھے بائی دی وے، خان صاحب بھی ریڈ لائن تھے، ان کی ورکرز کہتے ہیں آج بھی ان کی ریڈ لائن ہے خان صاحب۔ نہیں، یہ ریڈ لائنیں تو آتی جاتی رہتی ہیں نا، لیکن دوام تو ایک نظریے کو ہے، دوام جو ہے ملک کو ہے، مملکت کو ہے، اس قوم کو ہے، اس وطن کو دوام ہے۔ میں بھی نہیں رہوں گا، اور بھی لوگ نہیں رہیں گے، سب لوگ آئیں گے، خان صاحب بھی چلے جائیں گے، سب چلے گئے، بہت سے لوگ آئے جو ناقابل تسخیر تھے، لیکن تسخیر جو ہے پھر موت جو ہے وہ تسخیر کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہے سر، بہت بہت شکریہ سر، بات بہت لمبی تھی ہے، بہت سارے موضوعات رہ گئے ہیں قائد صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح۔ ایک بریک کے بعد بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے خواجہ محمد آصف صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے علاوہ بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر معافی نہیں مانگی جاتی، تب تک اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور بات چیت بھی نہیں ہوگی۔ آج جو سیمینار تھا اسلام آباد میں، آئین تحفظ کا سیمینار، جس پہ کہ عمر ایوب صاحب نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک کمیشن جو رپورٹ ہے اس کو بھی پبلک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو اور ارشد شریف جو قتل کیس ہے اس کی رپورٹ کو بھی، یا کمیشن رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے، اور ہم سے اگر بات کرنی ہے تو وزیر اعظم جیسا بھی ہے سیاسی، وہ ان سے بات کی ہوگی، کرنی چاہیے، اس پہ انہوں نے ہنٹ دیا۔ ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں جو آج ڈیالہ جیل بھی گئے تھے۔ آپ کی السلام علیکم علی بھائی، آپ کی ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں اڈیالہ والوں کو میری شکل پسند نہیں ہے، اس لیے 5 گھنٹے بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں، تو ملاقات آج نہیں ہو سکی، لیکن بار پریس ٹاک کی میں نے۔ ہوپ فلی مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، لیکن ہم پولیٹیکل کھیلیں گے کیونکہ ہمارے پیچھے قوم ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو جس سے پورا سسٹم ایٹ سٹیک ہو۔
ہم چاہیں گے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم چلے کیونکہ تحریک انصاف اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ خان صاحب نے آج جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہے، انکوائری کے لیے تیار ہے، کمیشن بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آنے کو تیار ہے اور یہ فوج ہماری ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ لیکن جب آرمی چیف کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ان کو الگ کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، 9 مئی پہ آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے جو اسد قیصر صاحب نے کل کہا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، ملک کو چلانے کے لیے بات کرنی پڑے گی حکومت کو۔ میں تو پہلے دن سے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے کی اور سارے اب اس نقطے پہ آ رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں، جتنا بھی اختلاف ہو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے پوائنٹ سامنے رکھیں کہ بھئی یہ میرے نکات ہیں۔ میرا سب سے پہلا بڑا نقطہ ہے عمران خان صاحب اور اسیران کی ریلیز، ساتھ میں مینڈیٹ کی واپسی اور آگے کا لائے عمل کے آگے کس طرح جایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ اپنے بات رکھیں گے، ہم اپنے نکات رکھیں گے۔ اگر بات چلتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم اپنی گٹھڑی باندھ کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن بات ہوگی سیاسی جماعتوں سے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے ان سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کسی لیول پہ۔ کوئی جس طرح بھی کل DG/ISPR صاحب نے گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی بڑی ریزرویشنز ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے خدشات جو ہیں وہ غلط ہوں۔ اس کے لیے اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ معافی کی جہاں تک بات معافی کی نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے کسی بندے نے، میں نے، ہمارے کسی شخص نے غلطی کی ہے پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، معافی آپ نہیں دے سکتے۔ آپ معافی دینے والی آپ کی وہ ایک آئینی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس استحقاق ہی نہیں ہے۔ معافی پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا، معافی میں اپنے ذاتی عمل کی دے سکتا ہوں۔ اگر میں کسی چیز پہ آپ مجھے ناراض کرتی ہیں تو میں معافی دے سکتا ہوں، لیکن ریاستی اگر کسی جگہ پہ کوئی حملہ خدا نخواستہ کسی نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے پھر پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ملٹری کورٹس؟ اس کے لیے پھر پراپر جوڈیشل پروسیس ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے، میں نے یہ بات کی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ایک بہت زبردست آپ کو اللہ تعالیٰ سیاسی ایک دروازہ کھول رہا ہے کہ آپ اس دروازے سے نکلیں اور پاکستان کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائیں۔ وہاں وہ انہوں نے دروازہ بند کر کے تو اوپر سے فارم 47 کی بجلی گرا دی پوری قوم۔ نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ بہت آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کی۔ کب ہم نے کہا ہے؟ کب؟ خان صاحب کا آن ریکارڈ ابھی انہوں نے ٹیلی گراف کے اوپر لکھا ہے، ابھی انہوں نے اس سے پہلے یہ جو کمیٹی ہم نے بنا دی ہے 3 بندوں کی، انہوں نے کوئی بٹیرے تو نہیں بیچتے نا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی میلے میں بیٹھ کے کوئی کیا کرنا ہے؟ میلہ مویشی تو نہیں سجانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خان صاحب تیار ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے؟ آج بھی آپ نے ابھی اپنی ابتدائی میں بات نہیں کی، ابھی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں ہم تو کب سے ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ اگر حکومت کے پاس خواجہ آصف صاحب ہیں تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں، کیونکہ خواجہ صاحب کو تو شاید فکر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ گیا تو پہلے سیال کوٹ پہ بیٹھے گا۔ وہ ماجی ہماری جیتی بھی ہے، ماجی کا حق ہے، خواجہ صاحب آپ ماجی کی سیٹ پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی سیریس بندہ حکومت کی طرف سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب بات کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اپنی ٹیم بھیجیں، اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو کئی مرتبہ کہا، پہلے بھی کہا آپ کو، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ان سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی سب سے بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، مگر آرمی چیف سے نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ان کے سٹیٹمنٹس؟ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب آپ ہی کے پروگراموں میں بیٹھے ہوتے تھے، 2014 کا اینڈ تھا یا 15 تھا شاید، جب یہ بات ہوتی تھی TTP سے بات ہونی ہے نہیں ہونی، فلانا ہونا ہے، وہ اس پہ مہینوں بحثیں ہوتی رہیں۔ عملی اسمبلی میں جب کام کرنے کی بات آئی تو بہت کم لوگوں نے پھر کام کیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، ایک وقت بھیجے۔ اگر ہم نے بات نہیں کرنی ہوگی تو سب کے سامنے ہم یہاں ہو جائیں گے کہ بھئی ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل مینیورنگ پہ یقین نہیں رکھتے، پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے۔ حکومت کی طرف سے کون سا وقت ابھی تک آیا ہے؟ ساری میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، بات ہونی چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بات نہیں کرتے، حل کیا ہے؟ نہیں، مگر اس کے 9 مئی کے ساتھ مشروط کر دیا نا۔ کیا عمران خان کو جیل میں رکھ کے ایک غلط کیسوں میں جیل میں رکھ کے یہ مسائل کا حل؟ اچھا، یہ جو ابھی آج لاہور میں وکلاء کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ مسائل کا حل؟ میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، وکلاء ہیں سب سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی میں سے ایک کمیونٹی ہے، شاید سب سے زیادہ، ان کے کچھ مطالبات ہیں، اس کا حل یہ واٹر کینن سے ان پہ آپ پانی پھینکیں۔ لیکن وہ بھی تو ہر دوسرے دن جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے، دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کس لیے ہوتی ہے؟ ادھر ہمارے احتجاج ہوتے تھے نا، خان صاحب مجھے یا اپنا اس زمانے میں تو پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے، ہم جا کے انگیج کرتے نہیں تھے، ہم نے انگیج کیا، ان کو ہم ڈس انگیج کر دیتے تھے، چیزیں ڈسکس کرتے تھے۔ پرویز خٹک صاحب بھی نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے اندر بڑے، فوت تو نہیں ہو گیا نا، اللہ آپ کو زندگی دے، اور آپ ہمیشہ سے TLP کا کتنا خطرناک معاملہ تھا، آپ بالکل TLP کے معاملے کو ہم نے حل کر کے ڈائلاگ سے حل کر کے نہیں دیا،
बिल्कुल जो है आपके जेलम ब्रिज पे अभी तो वही डायलॉग तो गले पड़ा हुआ है। टीटीपी के ऊपर तो भी हम बात करते हैं, मगर 9 मई टीएलपी, अच्छा टीएलपी की बात करें, जो स्टैंड ऑफ था, मगर मैं जाके गया लाहौर, बैठा रिजवी साहब के साथ, बात हुई, मसला हल हुआ गुफ्तगू से। वरना आप मुझे बताएं, अगर जेलम ब्रिज पे वो खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो जाता, दोनों तरफ पाकिस्तानी खून नहीं था, रेंजर भी पाकिस्तानी, टीएलपी के कारकुन भी पाकिस्तानी। खान साहब ने हमें इख्तियार दिया, मुझे इख्तियार दिया। मगर मुझे मैं 9 मई पे, अली भाई मैं 9 मई पे अगर जाऊँ, 9 मई के अंदर आपके बहुत सारे लीडर्स की ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपने देखी होंगी, वो मौजूद थे, वो वहाँ पे गए, इंस्टिगेट किया, खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, उन्होंने इंस्टिगेट किया, जहन साजी की। उसके ऊपर वो कहते हैं माफ़ी मांग ले, हुकूमत भी कहती है, फौज भी कहती है माफ़ी मांग ले, आगे चले। आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते? देखिए, तस्लीम तो करें कि गलती हुई है। एक बात बताइए, हम माफ़ी उस चीज़ की मांगे जो हमने करवाया हो, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत कहते हैं। तो क्या उस दिन कुछ नहीं हुआ था? एहतजाज हमारा पुरअमन हक था। एहतजाज के साथ साथ वो चेहरे नजर आते हैं टीवी के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, वो ऑडियोज, मुझे एक बात बताइए, जिना हाउस एक कोर कमांडर का घर जो है, वो उस कोर कमांडर का नहीं है, वो आपका मेरा हम सबका है, क्योंकि हम बेसिकली टैक्स पेयर्स हैं, हम उसके मालिक हैं, वो उसके वहाँ पे अमीन है उसकी हिफाजत के लिए। जलाया तो फिर भी नहीं जा सकता। उस पे जो हमला है वो हमारे घर पे हमला है, वो किसी भी घर पे, ठीक है ना जी। लेकिन एक बात मुझे और किसी भी घर पे एक मेरा सवाल है, मैंने आज अडियाला के बाहर भी ये सवाल रखा, कल मैंने मेरी पेशी थी, वो 25 मई का केस मुझ पे अभी तक चल रहा है, लॉन्ग मार्च वाला 2 साल से चल रहा है, वहाँ भी मैंने एक नुक्ता रखा। आपको इमरान खान साहब पसंद नहीं है, उनकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, उनकी सियासत पसंद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। हर आदमी की इज्जत है, पुलिस वाले की है, जज की है, जर्नैल की है, जनरल सबकी है, उनकी भी है। 25 करोड़ का जो नुमाइंदा होता है, एक होता है वज़ीर आज़म होता है। कभी आप उसको हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ को जेल जहाज़ में बैठा के हथकड़ी डाल के मुशर्रफ साहब मुल्क से बदर करते हैं, कभी उसको आप फांसी चढ़ा देते हैं जिस तरह भुट्टो साहब के साथ हुआ, कभी उसको मार दिया जाता है जिस तरह बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, कभी उसको गोलियां मारी जाती हैं इमरान खान साहब की सूरत में। लेकिन जो कॉलर से पकड़ के घसीटा गया हाई कोर्ट में और अगवा किया गया, ये इमरान खान को नहीं, ये 25 करोड़ अवाम के साथ हुआ। उनको मैसेज दिया जा रहा था कि ये आपकी, देखें ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। चाहिए, अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। इसका रिएक्शन, एक वजीर आजम कत्ल हो गई, एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया, एक वजीर आजम के हाथ जो थे वो जहाज की सीट से बांधे गए, क्या किसी ने GHQ पे उसके ऊपर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पे किया, PTV पे हमला किया? किसी सियासी जमात ने इस तरह नहीं। देखिए, हमले को कोई कंडोन नहीं करता। मैं तो सिंपल बात आपके सामने करता हूँ, या तो फिर साइन पाकिस्तान को आप वहाँ एहराम मिस्र भिजवा दें ताकि लोग उसका नज़ारा करने जाए, या फिर इस पे अमल करें। अगर इस पे हम आज अमल करते हैं, मसाइल का हल हमारे पास है, आप इस पे अमल करें। आईन पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है, उस पे अमल करें। आईन पाकिस्तान कहता है कि सब इदारों ने अपने अपने पैरामीटर्स में रहना है। अगर हम अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई लाइन क्रॉस होती है, इस अगर का फैसला कौन करेगा? यही तो, अगर अदम एतमाद था तो वो आईनी तरीका था, उसको आप लोगों ने एक साजिश बना दिया कि वो भी एक साजिश हुई। आईन पाकिस्तान करेगा और उसके इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है। आईन पाकिस्तान कहते हैं अदम एतमाद लेके आओ, अदम एतमाद में आपको नाकामी होती है, आप उसको साजिश से जोड़ते हैं, ना करें ना उस पे, तो फिर कैसे होगा ये? मैं अर्ज करता हूँ, उस पे जुडिशल कमीशन बैठाएं, उस पे किस चीज पे जुडिशल कमीशन जरूर बैठाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साजिश नहीं थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, बंदियाल साहब की कोर्ट ने कहा हुई है, क्या उन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बुलाया गया, सब चीजों को दिखाया गया। रूम नंबर 1 में मैं मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, बिलावल साहब आए हुए थे। गैर आईनी असेंबली तोड़ी गई। आप खुद लॉ स्टूडेंट हैं, बताइए वो गैर आईनी असेंबली तोड़ी गई। जी, PM हाउस में मौजूद थे, खान आमिर डोगर साहब थे, मैं था। खान साहब ने मुझे कहा कि जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में, शायद वो अभी खोलें इसको। हम गए, मैक्सिमम घंटे की हियरिंग होगी, उससे भी शायद कम थी। देखें, इन सारे मुहरिकात का जायजा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में 9 मई से भी, और ये जो अभी 8 फरवरी का डाका पड़ा है इलेक्शन पे, इससे बड़ी अगर कोई गेम है, उससे बड़ी अगर कोई गेम है, वो है वो अदम एतमाद जिसमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं। या अगर नहीं थे तो डिमार्श हमने शौकिया किया था। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों, अभी जो टेलीग्राफ में खान साहब जब वजीर आजम थे, अभी टेलीग्राफ में जो खान साहब ने लिखा है उसमें तो उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। साहब जब वजीर आजम थे, क्या उन्होंने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की तौसीक नहीं की थी? क्यों की थी? हमने क्यों डिमार्च किया था? शौक था हमें अमेरिका को डिमार्च साफ कहा गया था कि साजिश नहीं है।
इंटरफेरेंस तो है ना, इंटरफेरेंस तो बहुत सारी चीज़ों पे लोग मैं अभी लेटर्स आपके लिखते हैं। स्टूडियो में आया हूँ, मैं तो बड़ा मासूम सा इंसान हूँ। जब सुपर पावर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस करती है, ये अचानक क्या असेंबली तोड़ना आईनी था, मुझे ये बताइए। असेंबली तोड़ना नहीं, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना। उस वक्त जब असेंबली तोड़ी गई थी वो आईनी था, जब अदम एतमाद पेश करना गैर आईनी था। मेरा तो नुक्ता बड़ा सिंपल है, जो लोग उस अदम एतमाद में इन्वॉल्व थे, क्या ये बात एक हकीकत नहीं है कि अभी इधर अदम एतमाद आया नहीं था? अमेरिका में डोनाल्ड लू को पता था कि अदम एतमाद आ रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? पाकिस्तान में वो कौन लोग थे जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व हुए? अली भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद जो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पेश की वो आईनी अमल था या गैर आईनी था? आईनी होगा तब जब बाहर से उसमें मुहरिकात ना होंगे। अगर इंडिजिनस है, पाकिस्तान की अपनी सेल्फ प्रोडक्शन है, इन लोगों की अपनी सोच इख्तरा है जिसमें बाहर के मुहरिकात नहीं, बिल्कुल उनको हक है, रोज लाएं, हक है ना, लेकिन उनको हक था ना, आइन के तहत हक था ना। डांडे वो अमेरिका तो नहीं पेश कर रहा था सर। मुझे आप एक बात पता है, वो तो सियासी जमातें पेश कर रही थी। अभी तो इधर अदम एतमाद नहीं आई थी, पाकिस्तान में अदम एतमाद नहीं आई थी, तो डोनाल्ड लू को कैसे पता था कि अदम एतमाद में इमरान खान साहब को फारक? अभी तो नहीं आई थी। इस बात का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? जुडिशल कमीशन करेगी, जुडिशल कमीशन जो साइफर था। लेकिन आप तो यकीन के साथ कह रहे हैं ये डोनाल्ड, क्या ये लोग साइफर से पहले इनकारी नहीं थे? अब साइफर पे केस चला रहे हैं, पहले तो उस पे माफी मांगे ना। ये जो कह रहे थे कि साइफर नहीं था, अब क्या इस पे माफी मांगेंगे? साइफर तो आ गया, साइफर एक हकीकत है। 25 को मीटिंग में तय पा गया था अपोजिशन की, हमने रिपोर्ट किया था कि ये अदम एतमाद आ रही है। 8 मार्च को डोनाल्ड लू कह रहा है, उस दौरान टीवी टॉक शोज का मौजू ये था कि अदम एतमाद आ रही है। मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करता। नहीं, मैं तो आपको हक़ाइक़ बता रही हूँ, आप उठा के देख ले डेट्स। आई वाज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बिल्कुल, अगर अदम एतमाद आती तो स्पीकर के बाद अगर पहला बंदा होता जिसको उसकी इत्तला दी जाती वो मैं था। सर टीवी टॉक शोज पे बात हो रही थी। टीवी टॉक शो नहीं शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम पे एडमिट किया कि अदम एतमाद आ रही है। टीवी टॉक शो पे नहीं चलती। मैं जनवरी की बात कर रही हूं। पाकिस्तान के कौमी असेंबली में अभी अदम एतमाद नहीं आई और अमेरिका में उनका एक हाई ऑफिशियल उसको पता है कि अदम एतमाद आ रही है और वो वार्न कर रहा है कि अगर कामयाब ना हुई तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और अगर कामयाब हुई तो हम आपको माफ़ कर देंगे। क्या ये माफ़ी वाली लाइन वहाँ से तो नहीं ली उन्होंने? नहीं, उसी अमरीकी सफ़ीर से अब आपकी मुलाकातें भी होती हैं, अमरीकी सुफरा से, उसी अमरीका के साथ आप बात भी कर रहे हैं। वही अमरीका आपसे कह रहा है, आपके लीडर की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, वही अमरीका से आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनी हैं। कल जो उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात हुई है, क्या आपका अमरीकी सफ़ीर से मिलिट्री कोर्ट्स पे बात करना बनता है? उमर अयूब साहब ने ये बात भी की है कि हमने उनसे इमरान खान साहब के मामलात में उनसे कोई हेल्प जो है वो नहीं मांगी, लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमल दखल के हम खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। हमने हमेशा ये बात की। मुझ पे कल भी ये सवाल हुआ कि आप उनके सफ़ीर से क्यों मिले? मैं कहा मिलना चाहिए, लेकिन जब दूसरे मिलते थे तो आप कहते थे रिजीम चेंज। नुक्ता हमारा समझिए, हम उनसे बेहतर ताल्लुकात के लिए मिल सकते हैं, हम उनसे दो तरफा ताल्लुकात पे बात करने के लिए मिल सकते हैं, हम उनसे दोस्ती ज़रूर करना चाहेंगे, गुलामी नहीं। अगर उमर अयूब उनसे इसलिए मिले हैं कि उमर अयूब ने इस हुकूमत के खिलाफ खुदा न खास्ता, मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि अगर कोई साजिश है जिसमें इस हुकूमत को हमने उल्टाना है और उसके लिए वो फिर अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं, मैं पहला बंदा हूँगा उमर अयूब से मैं सवाल करूँगा। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि हम एक मुल्क अमेरिका या कोई भी मुल्क उससे मिलना ही बंद कर दें? नहीं, उनसे आप मिलिट्री कोर्ट्स हमने तो कभी ये बात नहीं की। रूल ऑफ लॉ के लिए हमने हमेशा उनसे ये कहा है कि हम बिजनेस पे बात करेंगे, दो तरफा ताल्लुकात पे बात करेंगे, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बात करेंगे। हाँ, ये चीज़ कि हमने अपनी फॉरेन कैसे बनानी है, अपने मुल्क में हमने फैसले कैसे करने हैं, वो हमारी डोमेन है। जिस तरह हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते, आपको हमारे मुल्क में मुदाखलत का हक नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात करे, कोई माफ़ी तलाफ़ी कुछ बात हो सकती है। क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी रियलाइजेशन है कि 9 मई से आगे बढ़ा जाए और उसके ऊपर पछतावे का इजहार किया जाए? 9 मई से बड़े बड़े सानहे इस मुल्क में हुए हैं, ये मुल्क टूटा है। क्या उस पर कोई मूड है किसी का कि संजीदा बात करें? मुल्क क्यों टूटा, उसमें किसके क्या मुहर्रिकात थे? एबटाबाद ऑपरेशन पे आज उमर अयूब साहब ने बात की है। आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों के सर कटे हैं, आज तक उनकी फैमिलीज मुतमईन नहीं है। हालांकि हमने कोशिश की है, हमारी वहाँ पे हुकूमत थी कि हमको जितना मुतमईन कर सकें करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो कि मैंडेट कहाँ पड़ा था और किधर गया, और उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बहुत से लोगों की? क्या 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, क्या वो शहबाज शरीफ ने करवाया? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बात जो है ये मुनासिब बात है कि तहकीकात तो होनी चाहिए। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है, फैसला आपका।